मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। आज हम लोग शुरू करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। अब तक देखो अभी जो कुछ भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि गांधी जी कब आते हैं, भारत कब आते हैं, 9 जनवरी 1915 को आते हैं। और भारत आते ही इन्होंने सबसे पहला ये एक क्षेत्रीय कुछ जो है क्षेत्रीय आंदोलन इनके होते हैं, कुछ क्षेत्रीय आंदोलन में इनको रख सकते हैं। जैसे पहला क्या था, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, कब हुआ था, 1917 में। और दूसरा था अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह, तो ये कब था, 1918 में। और तीसरा क्या था, खेड़ा सत्याग्रह, ये भी कब था, 1918। तो ये तो क्षेत्रीय, 3 तो प्रमुख क्षेत्रीय आंदोलन थे। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय आंदोलन हैं उनमें कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की अगर बात करें तो इसमें पहला होता है आपका, जो आज हम चर्चा करेंगे, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है, जो पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। नंबर 2 पे चलेगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नंबर 3 पे चलेगा भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 तो इस राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन होंगे। लेकिन बीच में एक ऐसा आंदोलन की घोषणा करते हैं और वो आंदोलन सक्सेस नहीं हो पाता है। कौन सा, रौलट सत्याग्रह। रौलट सत्याग्रह आपने पढ़ा भी है। रौलट सत्याग्रह, रौलट कानून के विरुद्ध में गांधी जी 6 अप्रैल को रौलट सत्याग्रह कहाँ शुरू करते हैं, सत्याग्रह सभा स्थापित करके मुंबई से 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919, ठीक है। और 8 अप्रैल को ही ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। 8 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। कहाँ से, पलवल से, ठीक है, हरियाणा के पलवल से। तो ये रौलट सत्याग्रह इनका मतलब एक तरीके से ये था तो राष्ट्रीय स्तर का। इन्होंने जो योजना बनाई थी, सत्याग्रह सभा गठित की थी मुंबई में, तो इनका मकसद क्या था कि पूरे राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन चलाना। लेकिन ये आंदोलन जो है 2 दिन बाद ही पलवल जाते मतलब पंजाब जाते समय ही गांधी जी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, उन्हें वापस फिर मुंबई भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से ये सत्याग्रह नहीं चल पाता है। लेकिन पहला राष्ट्रीय सत्याग्रह यही था। पहला राष्ट्रीय सत्याग्रह कौन था, रौलट सत्याग्रह। लेकिन पहला राष्ट्रीय सत्याग्रह जो संपादित हो सका वो कौन था, असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब हम लोगों ने निपटा दिया है, ठीक है। आज शुरू करेंगे हम लोग यहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन असहयोग आंदोलन के तहत, जिसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक। तो इसका हम लोग आज अध्ययन करते हैं बारी बारी से। देखो इसमें पहले क्या ज़रूरत थी, असहयोग आंदोलन गांधी जी को चलाने की क्या आवश्यकता थी, तो इसके कारणों की हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला हम लोग रीज़न देखेंगे, कारण क्या थे। देखो कारण तो शुरू से ही बन रहे थे, गांधी जी जब से आए थे उसके समय से ही कारण बन रहे थे। सबसे पहला कारण तो था प्रथम विश्व युद्ध। सबसे पहला कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध। भाई प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, जो है जर्मनी की हार हुई थी, इंग्लैंड की जीत हुई थी, तुर्की हार गया था। तो उससे गांधी जी भी रुष्ट थे और भारत के मुसलमान भी रुष्ट थे, भारत के मुसलमान भी रुष्ट थे। क्योंकि भारत के मुसलमानों के लिए अंग्रेज़ों ने वादा किया था कि युद्ध में जीतने के बाद हम जो है मतलब जो खलीफा का पद है और तुर्की है उसकी स्वायत्तता बरकरार रखेंगे, तुर्की देश की स्वायत्तता, ऑटोमन साम्राज्य की स्वायत्तता बरकरार रखेंगे। और गांधी जी को आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग किया था अंग्रेज़ों का, और सहयोग किया था तो इसकी वजह से जो है उन्हें जो है किसकी उपाधि दी गई थी, कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी इसी दौरान, प्रथम विश्व के दौरान ही जो है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है अंग्रेज़ों ने वो काम नहीं किया। गांधी जी तो ये चाहते थे कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज जीत जाएंगे तो उसके तुरंत बाद ही हमको स्वराज मिल जाएगा। स्वराज या तो ऐसे मिल जाएगा कि हमको जो है अंग्रेज जो है अपने शासन सत्ता के अंदर ही भारतीयों को शासन सौंप देंगे, अंग्रेज एक तरफ बने रहेंगे, भारतीय अपना एक शासन करते रहेंगे। या फिर स्वराज ऐसा मिलेगा कि अंग्रेज छोड़ करके भारत को चले जाएंगे। स्वराज 2 तरीके से।
लेकिन इसके अलावा जो है तो ये सारी चीज़ें नहीं मिली अंग्रेज़ों से, तो ये भी एक कारण था। दूसरा कारण था अभी जो है होम रूल आंदोलन शुरू हो गए थे भारत में। होम रूल ये क्या था? ये स्वराज नहीं था, ये स्वशासन था। ये क्या था? स्वशासन था। तो होम रूल आंदोलन शुरू हो गए थे। तो होम रूल आंदोलन कहीं ना कहीं जो है, जैसे एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन था, वो जैसे ही चेम्सफोर्ड सुधार आया वैसे ही उसको ख़त्म कर दिया गया। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार क्या था? उसमें जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आपने पढ़ा 1919 का ना, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कब था? 1919 का। इसमें जो है क्या किया गया था? द्वैध शासन लागू की गई थी प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, और द्वैध शासन लागू करके विधायिका का विस्तार कर दिया गया था केंद्र में, और भारतीयों को भी चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। तो एनी बेसेंट तो अपना होम रूल बंद कर दी थी ना, इसी घोषणा के साथ ही, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के साथ ही। तो और इसके अलावा भारत में खिलाफत आंदोलन चल ही रहा था। भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था। खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए असहयोग आंदोलन की आवश्यकता थी। तभी तो इलाहाबाद में जब खिलाफत आंदोलन की बैठक होती है, जून 1920 जून का महीना था, जून 1920 में, तो यहीं पर कहा जाता है कि गांधी जी कहते हैं कि अब हम खिलाफत के साथ साथ क्या शुरू करेंगे? असहयोग आंदोलन भी शुरू करेंगे। ठीक है। और सबसे बड़ा जो कारण था, लड़ाकू विमान जा रहे हैं, सबसे बड़ा जो कारण था वो था रौलट कानून। वो क्या था? रौलट कानून, जो काला कानून के नाम से जाना गया। क्या था ये? जो है इसमें बिना वकील के, बिना दलील के गिरफ्तारी होती थी, कोई वारंट नहीं, कोई कुछ नहीं, और डायरेक्ट गिरफ्तार करके और जो है सज़ा हो जाती थी क्रांतिकारियों को। तो ये रौलट कानून, जो कि काला कानून के नाम से जाना गया, इस कानून की वजह से जो है काफ़ी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। और रौलट कानून के साथ साथ में जो है यहाँ पर शुरू जो है 13 अप्रैल, एक हमारे भारतीय इतिहास का बहुत ही काला इतिहास था ये, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी कहीं ना कहीं जो है कारण बनता है हमारे जो है असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए। तो ये सब कुल मिलाकर के ये सारे क्या बनते हैं? कारण बनते हैं। ठीक। तो यहाँ से देखो, अगर आपको किसी भी परीक्षा में लिखना है तो ये सारी चीज़ें आप लिख भी सकते हो। ये सारे क्या है? इनको सबको कीवर्ड्स बोलते हैं। अब इसे सब सीखते चलो। ये सब क्या बोल दिए जाते हैं? कीवर्ड्स। अगर आपको लिखना है, मान लो मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर आपको पीसीएस की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है, तो उन परीक्षाओं में इन कीवर्ड्स को ही लिखना रहता है, कुछ नहीं लिखना है। कारण में आप 4 लाइन में लिख सकते हो कि जो है कारण लिखना भी नहीं, हेडिंग भी नहीं डालना है, उसमें लिखना है निम्नलिखित परिस्थितियाँ उस समय की थी, ये परिस्थितियाँ थी इस समय की, और इसकी वजह से गांधी जी को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये कारण 4 लाइन में पूरा हो जाता है कट से। बस इनके नाम खाली याद रखने। जब इतिहास को आप एकदम बिल्कुल उनके फंडा क्लियर हो जाएंगे, पूरा फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे इतिहास के ना, तो ये सब चीज़ें ऐसे फटाफट धड़ाधड़ सब चलते चले जाएंगे, पूरा एक तस्वीर बन जाएगी आपके दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये कारण थे, इस कारण की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया। ठीक है। अब इसके उद्देश्य क्या थे? तो उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहला तो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तो खिलाफत आंदोलन को जो है साथ साथ में सहयोग भी करना, खिलाफत आंदोलन को सहयोग करना, और जो खलीफा पद था ऑटोमन साम्राज्य में, तुर्की साम्राज्य में खलीफा पद था उसको बहाल करवाना। और दूसरी बात, अब स्वशासन से बात नहीं चलने वाली है। अब स्वशासन की जगह हमको क्या चाहिए? स्वराज चाहिए। स्वशासन में तो ये था कि चलो ठीक है, थोड़ा सा मिल जाए हमको, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या चाहिए? स्वराज चाहिए। ये स्वराज 2 तरीके का हो सकता है, या तो अंग्रेज यहाँ पर बने रहें, लेकिन हमको जो है पूरी भागीदारी दे शासन में, हमको पूरी भागीदारी दे, और नहीं माने तो अंग्रेजों को डंडा लेके भगाना पड़ेगा, अंग्रेज भारत छोड़ करके जाएंगे तो हम स्वराज करेंगे। हम क्या करेंगे? स्वराज करेंगे। तो 2 तरीके के सिनेरियो उत्पन्न होते हैं। अब स्वशासन से काम नहीं चलेगा। जो स्वशासन की बात पहले कर रहे थे कौन? तिलक जी और एनी बेसेंट, होम रूल आंदोलन की सहायता से, वो काम नहीं चलेगा। अब काम चलेगा स्वराज से। तो अब स्वराज की बात होगी, तो ये इनका क्या था? उद्देश्य। ये क्या था इनका? उद्देश्य। तो इस उद्देश्य के साथ में शुरू होता है क्या? जो है एक सिनेरियो बनती है असहयोग आंदोलन की। तो सबसे पहले हमने बताया कि इलाहाबाद का जो अधिवेशन हो रहा था, किसका? जो है खिलाफत आंदोलन की बैठक थी। खिलाफत आंदोलन की बैठक थी जिसमें गांधी जी भी गए हुए थे और अन्य कांग्रेस के नेता भी थे। तो उन लोगों ने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम लोग खिलाफत आंदोलन के साथ साथ में क्या शुरू करें? असहयोग आंदोलन शुरू करें। तो इलाहाबाद में सबसे पहले
एक मतलब एक विचार आया था जून 1920 में। जून 1920 में एक विचार आया था दिमाग में कि जो है एक आंदोलन शुरू करना है, असहयोग आंदोलन भी किसके साथ में, खिलाफत आंदोलन के साथ में शुरू करना है। लेकिन उसके बाद में जो है जुलाई का दिन आता है, 28 जुलाई को घोषणा कर दी जाती है। 28 जुलाई 1920 को घोषणा कर दी जाती है कि अब जो है असहयोग आंदोलन हम 1 अगस्त 1920 को शुरू करने वाले हैं। कब शुरू करने वाले हैं? 1 अगस्त 1920 को शुरू करने वाले हैं। डेट याद रखना, कब से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ? 1 अगस्त 28 जुलाई तो मैंने लिख दिया है, ये जरूरी नहीं याद रखना, लेकिन घोषणा जुलाई 1920 में की गई थी। ठीक है, सबसे पहले विचार कब आया था? इलाहाबाद के बैठक में, खिलाफत आंदोलन की बैठक हो रही थी, वहां पर सबसे पहले क्या आया था? विचार आया था। गांधी जी ने कहा अब साथ में हम कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी शुरू करेंगे। लेकिन 28 जुलाई 1920 को घोषणा कर दी गई कि 1 अगस्त 1920 को हम क्या शुरू करने वाले हैं? असहयोग आंदोलन शुरू करने वाले हैं। तो ये डेट आपको याद रखना है, 1 अगस्त 1920। अब एक चीज़ यहाँ से प्रश्न ये भी बनता है, अभी तक आया नहीं कहीं परीक्षा में, लेकिन पूछ सकता है, असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो भारत में वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो था। भारत में वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो था। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। लॉर्ड मिंटो था और 1921 में लॉर्ड मिंटो की जगह लॉर्ड रीडिंग आ जाता है। कौन आ जाता है? लॉर्ड रीडिंग आ जाता है। किताब उताब लेके पढ़ता रहा होगा, इसलिए इसका नाम था लॉर्ड रीडिंग। तो रीडिंग आ जाता है। तो असहयोग आंदोलन खत्म किसके समय में होता है? रीडिंग के समय में होता है। और शुरू किसके समय में होता है? मिंटो के समय में होता है। तो 2 प्रश्न यहाँ से मिल गए आपको। शुरुआत होता है मिंटो के समय और खत्म होता है रीडिंग के समय। तो 1 अगस्त 1920 को सुनिश्चित किया गया कि आंदोलन को हमको शुरू करना है। अब आंदोलन शुरू तो हो जाएगा, लेकिन मतलब चल रहा है, लेकिन उसे कांग्रेस से प्रस्तावित भी तो कराना है। तो आंदोलन को कांग्रेस से प्रस्तावित कराने के लिए जो है अब कांग्रेस की बैठक होनी है। क्या होनी है? कांग्रेस की बैठक करानी है। और बैठक तो हर वर्ष कब होती थी? दिसंबर के महीने में। और अभी 1 अगस्त है, 1 अगस्त से आंदोलन शुरू हो गया है। तो बात बनेगी नहीं जब तक कांग्रेस उस पर ठप्पा नहीं लगाएगी, तब तक राष्ट्रीय आंदोलन कैसे माना जाएगा? जब तक कांग्रेस अपने अप्रूवल नहीं देगी, तो कांग्रेस अप्रूवल देगी, उसके लिए फिर बैठक करनी जरूरी होगी। तो एक जो है आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है कांग्रेस का जो है विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। कहाँ पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। सितंबर, ये डेट थी 4 सितंबर, डेट मत याद रखो, 4 सितंबर 1920 को। 1 अगस्त को आंदोलन शुरू हो गया, 1 अगस्त को आंदोलन शुरू हो गया, लेकिन 4 अगस्त 1920 को कलकत्ता में, आप मानचित्र पे चलो, मानचित्र से समझते हैं, कलकत्ता आप लोग पहुँचाते हैं। ठीक है, तो कलकत्ता यहाँ पहुँच जाओ। यहाँ पर सिनेरियो क्या है? विशेष अधिवेशन हो रहा है। कांग्रेस के तो अधिवेशन होते ही थे सालाना, जो दिसंबर में होते थे, लेकिन अगर बीच में ज़रूरत पड़ती थी तो एक विशेष आपातकालीन बैठक भी बुलाई जाती थी। तो यहाँ पर विशेष अधिवेशन कलकत्ता में होती है 4 सितंबर 1920 को, और इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं लाला लाजपत राय। कौन कर रहे होते हैं? लाला लाजपत राय जी कर रहे होते हैं इसकी अध्यक्षता। ठीक है, लाला लाजपत राय जो गरम दल के नेता थे, कांग्रेस के कैसे नेता थे? गरम दल के नेता। तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में विशेष अधिवेशन होता है। वो कौन सा ऐसा नेता था गरम दल का जो कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? पढ़ा चुका हूँ, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक नहीं बने थे। तो यहाँ एक चीज़ और समझ लो, 1 अगस्त ऐतिहासिक दिन ऐसे भी था। 1 अगस्त 1920 को यही गरम दल का वो नेता जो अभागा बेचारा, इतना महान लीडर हुआ गरम दल का, लेकिन उसको कभी भी कांग्रेस की जो है अध्यक्षता करने का मौका नहीं दिया इन लोगों ने, तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। उस नेता की, तिलक की मृत्यु भी कब हो जाती है? 1 अगस्त 1920 को। तो ये भी डेट याद रखनी है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को ही शुरू होता है असहयोग आंदोलन, उसी दिन तिलक जी की मृत्यु भी हो जाती है। तो एक ऐतिहासिक दिन था। और यहीं पर एक उद्देश्य और भी लाया गया कि हम लोग तिलक फंड जुटाएंगे। क्या जुटाएंगे? तिलक फंड जुटाएंगे। तिलक फंड जुटाएंगे। इसका जो है जो इसका राशि रखी गई 1 करोड़ जुटाने की, 1 करोड़ जुटाने की समय सीमा निश्चित कर दी गई। लेकिन देखो, भारतीयों ने मिल करके तिलक फंड में 6 महीने पहले ही पैसा जमा कर दिया, 1 करोड़ रुपए। इतनी ज़्यादा एकता थी। ठीक है, जो 1 करोड़ की धनराशि थी, जो समय सीमा थी, उस समय सीमा से पहले ही इस फंड को जुटा लिया गया। इतनी ज़्यादा लोकप्रियता थी तिलक जी की। ठीक है, तिलक फंड के नाम से। और ये फंड क्यों जुटाया गया? असहयोग आंदोलन कर रहे हैं भाई,
पूरे भारत लेवल का आंदोलन चलाना है, उसमें खर्चे आएंगे, बैनर छपवाना, ये करना वो करना, लोगों को इधर से भर के ट्रॉली में ले जाना, उधर से भर के लाना, तो ये सब खर्चे कहाँ से आएंगे? फंड से आएंगे। तो इसीलिए तिलक फंड की जो है यहाँ पर व्यवस्था की। तो हम लोग बात कर रहे थे कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की। यहाँ पर लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में गांधी जी स्वयं प्रस्ताव को रखते हैं। कौन रखता है? प्रश्न यहाँ से बनेगा कि विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने रखा? पटल पर, मंच पर जा करके पढ़ना किसने शुरू किया? तो किसने शुरू किया? गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा कि हम प्रस्ताव रखते हैं असहयोग आंदोलन का। अब भाई सब तरीके के दिमाग के लोग होते हैं, तो कुछ लोग जो थे जैसे कि शौकत अली वगैरह जो थे, अली बंधु थे ना, शौकत अली, मोहम्मद अली, इन लोगों को सहयोग किया था गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में, तो ये लोग तो पक्ष में थे गांधी जी के, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद, ये लोग मतलब ताली पीट करके और स्वागत किया प्रस्ताव का। लेकिन जब बात आई कुछ और लोगों की, जैसे जिन्ना, एनी बेसेंट तो चाहती ही नहीं थी कि जो है, हालांकि आंदोलनकारी थी लेकिन वो चाहती थी स्वशासन मिले, अंग्रेज भी यहाँ रहे, हम भी शासन करते रहें। तो ऐसे लोग जो है, और उसी में हमारे विपिन चंद्र पाल जैसे लोग, ठीक है, ये सब, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ये सब लोगों ने क्या किया? विरोध किया। अगर विरोध भी दो तरीके के हुए, जैसे बात करें जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, सीआर दास इनको कहते हैं, सीआर दास, सीआर नहीं सीआर दास, चित्तरंजन दास, ठीक। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने विरोध किया किसका? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का। जो कलकत्ता के 4 सितंबर 1920 के विशेष अधिवेशन में प्रस्ताव गांधी जी ने रखा था, उस प्रस्ताव का विरोध किसने किया? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। इन लोगों ने किस बात को किया विरोध? क्योंकि ये कह रहे थे कि हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। किसका बहिष्कार करेंगे? चुनाव का। लेकिन ये दोनों चाहते थे कि बहिष्कार चुनाव का नहीं होना चाहिए, बहिष्कार चुनाव का नहीं होना चाहिए, बल्कि हम लोग चुनाव लड़ करके जाएं और विधायिका में बैठें और वहाँ पर अपने देश की जनता की समस्याओं को रखें। लेकिन बहिष्कार, असहयोग का मतलब क्या होता है? सहयोग ना करना। असहयोग का मतलब सहयोग ना करना। किसका? सरकार का। और सरकार किसकी थी? अंग्रेजों की, बीजेपी की नहीं, अंग्रेजों की। सरकार किसकी थी? अंग्रेजों की। तो अंग्रेजी सरकार की हमको क्या नहीं करना है? सहयोग नहीं करना है। और सहयोग नहीं करेंगे तो बहिष्कार भी करेंगे। तो असहयोग आंदोलन के साथ असहयोग और बहिष्कार दोनों चलते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि चुनाव का बहिष्कार नहीं करना है। किसने? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। तो ये लोग कहे कि भैया हम असहयोग आंदोलन में हम वोट नहीं करते हैं, पक्ष में नहीं आते हैं। तो ये तो ऐसे निकल गए। और जिन्ना जो कि बाद में, ये पहले राष्ट्रवादी था, बाद में पता नहीं क्या भूत सवार हुआ कि ये जो है अपना पाकिस्तान की मांग करने लगा। जिन्ना और बेसेंट, ठीक है, जिन्ना, बेसेंट, और हमारे विपिन चंद्र पाल भी कम नहीं थे, विपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो ऐसे हालांकि सब दूरदृष्टि नेता रहे हैं। ऐसा उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, हम तो इतिहास पढ़ करके यहाँ समझ रहे हैं उस समय क्या दृष्टिकोण, वो स्थितियाँ थी। अब जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये लोग, इन्होंने क्या किया। और इसके अलावा मदन मोहन मालवीय का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, ठीक। तो इन लोगों ने क्या किया? बहिष्कार किया, मतलब इस असहयोग आंदोलन को, इसका मतलब विरोध किया। लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ी सी मतलब कुछ ना कुछ तरीके से इसको पास करा लिया गया। तो कहने का मतलब यहाँ गहमा गहमी बनी रही, लेकिन पास हो गया आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो यहाँ से पास हुआ। इसके बाद में दूसरी बैठक होती है। अब तो ये विशेष मीटिंग थी, ये विशेष मीटिंग थी, लेकिन नागपुर में होती है दिसंबर में, जो विशेष एक अधिवेशन होता है जो सालाना होता था ना, तो वो हुआ कहाँ? नागपुर में। दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ, दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ। नागपुर आपका कहाँ? ये रहा, ठीक है। तो नागपुर में हुआ, और नागपुर में इसमें वीर राघवाचारी, यहाँ से प्रश्न बनता है कौन इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं? वीर राघवाचारी। तो वीर राघवाचारी ने इसकी क्या की? अध्यक्षता की, नागपुर अधिवेशन की, नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। और पहले अधिवेशन में, विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने प्रस्ताव रखा था। यहाँ पर वही सीआर दास, कौन? जिन्होंने विरोध किया था, वही सीआर दास यहाँ पर क्या करते हैं? प्रस्ताव रखते हैं। क्योंकि अब इन लोगों में सहमत बन गई थी कि अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे, जब तक हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं चलाएंगे तो बात बनेगी नहीं। तो सीआर दास ने यहाँ पर जो है क्या किया, जो है इसकी प्रस्ताव को रखा। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? वीर राघवाचारी और सीआर दास ने प्रस्ताव को रखा, और प्रस्ताव जो है सर्वसम्मत से लगभग पारित हो गया। लेकिन 3-4 नेताओं ने फिर भी यहाँ पर बात नहीं मानी, जैसे जिन्ना, जैसे ये जिन्न सवार था बेसेंट, ठीक है, जिन्ना, बेसेंट और आपका विपिन चंद्र पाल, इन लोगों ने इस प्रस्ताव पे अभी भी सहमत नहीं दर्ज की, और ये लोग कांग्रेस को ही छोड़ करके चले गए। ये लोग
कांग्रेस को ही छोड़ करके चले गए, कांग्रेस को छोड़ दिया जिन्ना बेसेंट विपिन चंद पाल। यहाँ फिर हम देखते हैं कांग्रेस का एक बार फिर से क्या हो गया, विभाजन हो गया। ठीक, तो ये सिनेरियो बनती है प्रस्ताव से संबंधित, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से पूर्ण मतलब बहुमत के साथ में प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। कौन से प्रस्ताव को? असहयोग आंदोलन को, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पूरी तरीके से यहाँ नागपुर के अधिवेशन में 1920 दिसंबर नागपुर अधिवेशन वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में संचालित हुआ और सीआर दास ने प्रस्ताव रखा। प्रश्न यहाँ से एक एक पॉइंट बनता है, एक भी दिमाग में स्किप नहीं होना चाहिए। जिन्ना बेसेंट विपिन चंद पाल जैसे लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस का एक बार फिर से विभाजन देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हो गया था, लेकिन पूरी तरीके से ठप्पा कांग्रेस ने लगा दिया। ठीक, तो इस तरीके से कांग्रेस का ये, तो अब ये कांग्रेस ये क्या, इसका कार्यक्रम क्या था, किस तरीके से कांग्रेस जो है अपने कार्यों को कर रही थी, वो सारा हम लोग देखते हैं इसका क्या कार्यक्रम था। तो अगर कार्यक्रम की बात करें तो इसके 2 कार्यक्रम थे। कार्यक्रम की बात करें तो इसके 2 कार्यक्रम थे। एक तो असहयोग करना, असहयोग करना। ठीक है, असहयोग किसका करेंगे? सरकार का, अंग्रेजी सरकार का। तो जब असहयोग करेंगे तो बिना बहिष्कार का तो असहयोग हो ही नहीं सकता है ना, कार्य का बहिष्कार करेंगे, कार्य का बहिष्कार करेंगे। तो असहयोग और बहिष्कार। और अब भाई जब बहिष्कार करोगे, मान लो जैसे हम बहिष्कार कर रहे हैं कि जो है अंग्रेजी कपड़े नहीं पहनेंगे, तो क्या नंगे घूमेंगे? नहीं भैया, नंगे नहीं घूमेंगे, हम खादी बनाएंगे। तो रचनात्मक कार्य भी करेंगे, तो क्या करेंगे? रचनात्मक कार्य भी करेंगे, रचनात्मक कार्य भी करेंगे। तो असहयोग और बहिष्कार के साथ साथ में रचनात्मक कार्य भी देखने को मिलता है। इनका ये एजेंडा था, कार्यक्रम था। अब इसमें बहिष्कार में देखो, इन्होंने उपाधियों को त्यागा, जिनके पास कुछ उपाधियाँ थी। जैसे गांधी जी ने कौन सी उपाधि दी थी अंग्रेजों ने? कैसरे हिंद की उपाधि। तो गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। गांधी जी ने कौन सी उपाधि त्याग दी? कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। तो प्रश्न यहाँ से आता है, गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि कब त्यागी थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, और इन्हीं का एक 5वां पुत्र था, मानस पुत्र जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज, जमना लाल बजाज को उपाधि दी गई थी राय बहादुर की। किसकी उपाधि दी गई थी? राय बहादुर की। तो राय बहादुर की उपाधि भी त्याग दिया किसने? जमनालाल बजाज ने। तो इन लोग यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इन दोनों ने अपनी उपाधियाँ, गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि कब त्यागी? असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक, उपाधियों के साथ साथ बहुत लोग वकालत कर रहे थे भैया, उस समय बहुत महत्वपूर्ण पेशा था। एडवोकेसी कर रहे थे, वकालत कर रहे थे, बैरिस्टर कहा जाता था इन लोगों को। तो बैरिस्टर बड़े बड़े बैरिस्टर थे, जैसे विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो ये सब क्या थे? वकील थे, बड़े बड़े वकील थे। चित्तरंजन दास, ये सब लोगों ने वकालत को छोड़ा। जवाहरलाल नेहरू, जितने भी हैं, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, सब लोगों ने क्या किया? वकालत को छोड़ दिया। सरकारी मतलब सरकारी जो है मजिस्ट्रेट के सामने हम जो है वकालत नहीं करने जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने वकालत को छोड़ा इन लोगों ने। और इसके अलावा जो है सरकारी शिक्षा का बहिष्कार किया, सरकारी शिक्षा का बहिष्कार किया। सरकारी स्कूल जो चल रहे थे उस समय, सरकार किसकी थी? बीजेपी की, अरे अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों की सरकार थी, तो अंग्रेजी सरकार की जो है उसकी शिक्षा का क्या कर रहे थे? बहिष्कार कर रहे थे। अब बहिष्कार कौन करेगा? 2 लोग करेंगे, स्टूडेंट करेंगे और उनके गुरुजी करेंगे। जो भारतीय गुरुजी थे उन्होंने भी किया, अर्थात शिक्षकों ने भी बहिष्कार किया, स्कूल पढ़ाने नहीं जाएंगे और छात्र स्कूल जाएंगे नहीं, छात्र स्कूल जाएंगे नहीं। ऐसा देखने में आता है कि उस समय हजारों लाखों की संख्या में छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया और शिक्षकों ने पढ़ाना बंद किया, पूरी व्यवस्था ठप कर दी असहयोग आंदोलन में। शिक्षा व्यवस्था ही डैमेज, भाई वहाँ से भी तो रेवेन्यू आ रहा था, तो वो सब डैमेज कर दिया, सरकारी शिक्षा को छोड़ दिया। और इसके अलावा जो है विदेशी कपड़े जो थे, विदेशी वस्तु जो थे, इसका भी बहिष्कार किया। तो विदेशी कपड़ों को इन्होंने क्या किया? विदेशी कपड़े घरों से निकाल के लाते थे, होली जलाते थे। क्या करते थे? होली जलाते थे, होली जलाते थे विदेशी कपड़ों की। तो इस चीज़ को देख करके, हालांकि ये संसाधन था, साधन था, जलाया जा रहा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने इसको कहा कि ये निष्ठुर बर्बादी है। ये क्या है? निष्ठुर बर्बादी है भाई। ये क्या है? निष्ठुर भाई। अपने राष्ट्र की ही तो संपत्ति है, अपने राष्ट्र के ही तो जो है कपास से बना हुआ है, यहीं से तो कपास अंग्रेज ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर निष्ठुर बर्बादी किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। कपड़ों की होली जलाए जाने को निष्ठुर बर्बादी किसने कहा?
रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी कहा। ठीक, और इसके अलावा शराबबंदी की गई। भाई शराब पी पी कर लोग आते थे और अपने घर में अपनी अपनी पत्नियों को पीटते थे, मारते थे। तो महिलाओं को बड़ा अच्छा मौका मिल गया कि चलो फोड़ते हैं बोतलों को। तो लाइन में लग गए शराब ठेकों के सामने और सब बोतल फोड़ना शुरू कर दिए। तो शराब की बंदी करनी शुरू कर दी। महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया इसमें, क्योंकि महिलाएं पीड़ित थी, उनका पति दारू पी कर आता था और जो है मारपीट करता था। तो शराबबंदी की गई। ठीक है, शराबबंदी के साथ साथ में चुनावों का भी बहिष्कार किया गया। चुनावों का भी बहिष्कार किया गया। चुनाव का बहिष्कार किस रूप में किया गया भाई? अभी जो है एक जो सुधार आया था, अधिनियम आया था 1919 का अधिनियम, जिसको क्या कहा गया था? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। उसमें क्या विधायिका की सीटों को केंद्र में बढ़ाया गया था। ठीक है, और इसके अलावा जो है प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो वहाँ से ये आया था कि अब चुनाव होंगे। तो नवंबर 1920 में चुनाव होने वाले थे। नवंबर 1920 में चुनाव होने वाले थे। तो इन चुनावों का बहिष्कार किया गया। इन चुनावों का क्या किया गया? बहिष्कार। तो ये थे असहयोग। ये क्या था? असहयोग। लेकिन ये सब असहयोग करके क्या जीवन यापन चल पाएगा? शिक्षा व्यवस्था बंद कर दी पूरी, हमको विदेशी सामान यूज नहीं करना है, तो फिर कैसे जीवन चलेगा? तो यहाँ पर शुरू करते हैं, साथ में समानांतर चलती है रचनात्मक कार्य। अब भाई जैसे कपड़े की होली जला रहे हैं हम विदेशी कपड़ों की, तो खादी बनाएंगे। गांधी जी ने कहा बेशक ये महंगा पड़ता है, लेकिन खादी बनाओ, घर में खादी बनाओ और उसे पहनो। बेशक जो है पूरा तन मत ढको। तभी निर्णय लिया, गांधी जी ने कहा मैं तो भैया आधे अर्धनंगा फकीर बनूंगा, आधे से ही काम चलाऊंगा। तो इन्होंने एक ही धोती पहनी। ठीक है, तो उस धोती को लपेट लेते थे, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, आपको वही तस्वीर मिलेगी इनकी, गांधी जी की। तो यहीं से इन्होंने डिसाइड किया कि हम दिखाएंगे इस चीज़ को करके कि हमें जो है कपड़े का थोड़ा अंश ही अपने शरीर पे डालना है। तो खादी को इन्होंने बढ़ावा दिया, कहा भैया खादी बनाओ और इनकी ये जो टाई बेल्ट है सब मारो, छोड़ो। और इसके अलावा जो है इन्होंने बहिष्कार किया किसका? स्कूलों का। जो सरकारी स्कूल था, तो अब हम राष्ट्रीय स्कूल चलाएंगे। क्या चलाएंगे? राष्ट्रीय स्कूल चलाएंगे। तो राष्ट्रीय स्कूल चलाने के लिए इसी दौरान बहुत सारे कॉलेज खोले गए भारत में। इसी दौरान बहुत यहाँ जो शिक्षक जो यहाँ से बेरोजगार होकर आए भाई, उनको सैलरी मिलती थी। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान भागीदार की, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, सहयोग किया असहयोग आंदोलनकारियों का। तो वो घर बैठ गए बेचारे। तो उन लोगों ने एक नया अपना वो निकाला कि हम लोग घर घर जा कर के लोगों को शिक्षित करेंगे। जो गरीब बच्चे हैं, जो स्कूल पढ़ नहीं पाते हैं, नहीं जा पाते, जो बेरोजगार, जो छात्र जो घर बैठ गए हैं, उन सबको पढ़ाएंगे। तो शुरुआत में तो ऐसा तो है नहीं कि एक दो दिन में ही स्कूल बन जाएंगे, कॉलेज बन जाएंगे, बरसों लगते हैं बनने में। तो शुरुआत में ऐसे झोपड़पट्टी में घर में बुला करके छात्रों को पढ़ाना शुरू किया बिना कुछ पैसा लिए। तो शिक्षक और छात्र दोनों यहाँ पर ऐसा काम करते हैं। और साथ में इसी दौरान 1920 में जो है कई कॉलेज खोले जाते हैं, जिसमें आपका जो है जामिया मिलिया कॉलेज था, जो अलीगढ़ में खुला था। कहाँ खुला था? जामिया मिलिया कॉलेज जो है ये अलीगढ़ में खुला था, लेकिन बाद में 1925 में दिल्ली शिफ्ट हो जाती है। तो आज जामिया मिलिया कॉलेज कहाँ है? दिल्ली में है। और ये इसकी शाखा कहाँ, मतलब पहले खुली कहाँ थी? अलीगढ़ में। और काशी विद्यापीठ 1920 में यह इसी समय स्थापित होती है। ठीक है, काशी विद्यापीठ का स्थापना होती है 1920 में ही। जो है गुजरात विद्यापीठ की स्थापना होती है 1920 में ही। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना होती है अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना होती है। ठीक, तो अहमदाबाद में। तो इस तरीके से जो है राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। तो करीब 500 से अधिक स्कूल कॉलेज छोटे बड़े सब मिला करके इसी दौरान अस्तित्व में आते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दे। देखो कुछ भी करना हो ठान लो ना, तो बहुत जल्दी कुछ हो जाता है। देखो यहाँ कितनी जल्दी, अभी 2 साल में ही ये खत्म हो जाएगा मूवमेंट, लेकिन इस दौरान बहुत कुछ किया। देखो इन लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा को शुरू कर दिया। और अब इन्होंने जो है वकालत बंद कर दिया भैया। घर में वकालत सुनता कौन था? अंग्रेज। वकीली कौन करते थे? भारतीय। जज कौन होते थे? अंग्रेज। और मुकदमे कहाँ के जाते थे? भारतीयों के। आपस में लड़ते थे बेचारे और जा करके वहाँ पर लाखों रुपए फूंक आते थे। मतलब उस समय लाखों नहीं चलते रहे होंगे, कम रहा होगा उस समय भी, पैसे की कीमत जो भी रही हो। तो वो इस तरीके से जो है मतलब वहाँ जा करके पैसे बर्बादी होती थी। तो इन लोगों ने आपस में समझौता किया कि भैया जब हमारे वकील लोग वकालत छोड़ दिए हैं तो मुकदमे की पैरवी करेंगे विदेशी, तो तुमको लूटेंगे। तो इससे अच्छा है ग्राम पंचायतें शुरू कर दो। ग्राम पंचायतें शुरू कर दो अपना घर में ही, जो है गाँव में ही। अगर कोई पक्ष में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उनको बैठ करके सुलझा लो। तो यहाँ पर ग्रामीण अदालतें चलने लगी। यहाँ पर क्या चलने लगी? ग्रामीण अदालतें चलने लगी। भाई जो पढ़े लिखे होते थे, कानून के ज्ञाता वाता, उनसे जो है राय मशविरा लेकर के, सलाह लेकर के 2 पार्टियों के बीच में समझौता
करा दिया जाता था। तो ग्रामीण अदालतें, भाई वकालत का बहिष्कार किया तो ग्रामीण अदालतें चलेंगी। और इसके अलावा जो है विदेशी कपड़ा बता ही दिया, ठीक। चुनाव का बहिष्कार कर ही रहे हैं, तो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं तो अपने में से ही अब गांव में मुखिया को चुना जाएगा कि गांव संचालित होते रहे सही तरीके से। तो इस तरीके से कुल मिला करके इन्होंने रचनात्मक कार्य भी साथ साथ में किए। रचनात्मक कार्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? राष्ट्रीय स्कूल, जिसमें आपने देखा जामिया मिलिया स्कूल खुल के आते, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जामिया मिलिया कॉलेज जो है किस आंदोलन के दौरान अस्तित्व में आए? तो दे देगा आपको रौलट सत्याग्रह, दे देगा आपको असहयोग आंदोलन, दे देगा आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, दे देगा भारत छोड़ो आंदोलन। पढ़े हो, कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट तो एकदम बिल्कुल घुस गया दिमाग में कि जो है सरकारी शिक्षा का बहिष्कार तो राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा, असहयोग कर रहे थे तो सही, उसके लिए रचनात्मक कार्य भी साथ में चल रहे थे। तो इस तरीके से ये तो हो गया इनका कार्यक्रम, ठीक है। अब इस कार्यक्रम के साथ साथ में जो है एक चीज़ और था, मतलब एक इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम एकता को भी देखने को मिलती है यहाँ पर। मैंने बताया था एक दिन कि स्वामी श्रद्धानंद जो आर्य समाजी थे, उनको जामा मस्जिद, दिल्ली के जामा मस्जिद में बुलाया जाता है और वहाँ से वो अपने जो है वेद मंत्रों के साथ में भाषण को शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये भी देखने को मिलता है, यानी हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई देती है। इसके अलावा पंजाब के अच्छे खासे जो है लीडर वकील सैफुद्दीन किचलू जो वकील थे, एडवोकेट थे, उनको जो है गुरुद्वारे की चाबी दे दी जाती, स्वर्ण मंदिर की चाबी दे दी जाती है कि तुम जो है इसको खोलो। तो ये क्या दिखाई देता है? जो है हिंदू मुस्लिम एकता को देखने को मिलता है यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम एकता। और इसके अलावा छुआछूत का भी उन्मूलन किया गया। भाई जब तक एकता नहीं आएगी भारत में, जब तक लोग आपस में बटे नहीं होंगे, बटे होंगे तो एकता नहीं आएगी। तो उनको इकट्ठा करना है, यानी जो जाति व्यवस्था है उस पर थोड़ा बहुत जो है काम किया लोगों ने कि जो है छुआछूत नहीं होनी चाहिए। तो ये सब सारे चीज़ें, और स्वराज फंड तो मैंने बता ही दिया था, स्वराज फंड की स्थापना की गई थी, ठीक। तो इस तरीके से ये तो कार्यक्रम था इनका। और इस कार्यक्रम की व्यापकता जो थी, देखते हैं कहाँ कहाँ जो है देखने को मिलता है, तो ये भी देख लेते हैं। अगर हम मानचित्र पे चलें तो देखेंगे कि 4-5 जगह जो है व्यापक स्तर पे इस कार्यक्रम के वो दिखाई देते हैं, ठीक। सबसे पहली बात तो इस समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आ रहे थे, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आ रहे थे, जो मुंबई आए थे। कहाँ आए थे? मुंबई आए थे। कौन आए थे? प्रिंस ऑफ वेल्स। वेल्स जो मैंने बताया था इंग्लैंड का जो है क्या है, एक राज्य है इंग्लैंड में। तो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, मुंबई आए थे, ठीक। तो इस दौरान काले झंडे दिखा करके इनका विरोध किया गया, काले झंडे दिखा करके विरोध किया गया। किसका? प्रिंस ऑफ वेल्स का, जो मुंबई आए हुए थे। मुंबई से कोलकाता गए, अहमदाबाद गए, तो सब जगह जहाँ जहाँ ये गए, इनको मुंबई आते ही सबसे पहले इनका विरोध किया गया, नारेबाजी की गई काले झंडे दिखा करके, ठीक है। तो ये भी इसका एक हिस्सा था। और इसके अलावा जो है आप केरल में जो है मालाबार तट है, क्या है? मालाबार तट। हालांकि मैंने इसमें पढ़ा दिया है, मोपला विद्रोह पढ़ाया था ना, तो मोपला विद्रोह भी असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुआ था। कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोपला विद्रोह अली मुसलियार ने किया था। कौन थे इसके नेतृत्वकर्ता? अली मुसलियार। तो यहाँ से प्रश्न आता है, मोपला विद्रोह मतलब कौन से आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन के साथ में हुआ था? असहयोग आंदोलन के साथ में हुआ था। अली मुसलियार के नेतृत्व में। कहाँ पर? उत्तरी केरल में, मालाबार वाले क्षेत्र में। और ये क्यों हुआ था? वहाँ के जो जमींदार थे, जमींदार हिंदू जमींदार थे, वो उनके विरोध में, उन जमींदारों के विरोध में वहाँ के जो मुस्लिम थे, अली मुसलियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह करते हैं। तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान ही होता है। इसके अलावा असम में चाय बागान था, असम में चाय बागान था। तो असम के चाय बागान के मजदूरों ने विद्रोह किया। वहाँ के जो चाय के बड़े बड़े फार्मर्स वो थे, किसान थे, चाय के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, उनके विरोध में किया। इसके अलावा पंजाब में अकाली आंदोलन होता है। पंजाब में क्या होता है? अकाली आंदोलन भी इसी दौरान होता है। यहाँ पर जो पंजाबियों के जो महंत थे वो भ्रष्ट हुआ करते थे, तो उनके खिलाफ पंजाब में अकाली आंदोलन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ आंदोलन थे। इसके अलावा आपके संयुक्त प्रांत, जो उत्तर प्रदेश आज है, उसको क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत में बाबा रामचंद्र देव के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ। बाबा रामचंद्र देव के नेतृत्व में क्या हुआ? किसान आंदोलन हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से इस दौरान होने वाले ये सब क्या थे? असहयोग आंदोलन के साथ में चलने वाले क्षेत्रीय जो है इसकी व्यापकता थी, आंदोलन की व्यापकता थी, जो पूरे भारत में हमको देखने को मिलती है, ठीक। अब इसके बाद में हमने बताया कि रीडिंग आ गया था भारत में। कौन आ गया था? 1921 में रीडिंग आ गया था। लॉर्ड रीडिंग किताब लेकर पढ़ते हुए आ रहा था, रीडिंग करते हुए, तो इसका नाम क्या था? रीडिंग। तो रीडिंग ने आते ही दमनात्मक कार्य करना शुरू कर दिया। अब इसका क्या शुरू किया? दमन करना शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन का
दमन करना शुरू किया। तो सबसे पहले इस आंदोलन के दौरान अली बंधु गिरफ्तार करने वाले बड़े नेता थे, अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो सबसे पहले अली बंधु में शौकत अली को गिरफ्तार किया जाता है। किसको? शौकत अली। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा, असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे प्रमुख नेताओं में सबसे पहली गिरफ्तारी किसकी होती है? शौकत अली को, जो अली बंधु थे। दमनात्मक कार्यवाही के तहत इनकी जो है जो क्या किया जाता है, इनको गिरफ्तार किया जाता है। इसके अलावा धीरे धीरे सभी नेताओं को धर पकड़ लिया जाता है। इसके अलावा धीरे धीरे सभी नेताओं को, गांधी जी को छोड़ करके, गांधी जी भी बाद में नंबर आएगा उनका, तो सभी नेताओं को, कौन कौन जितने भी थे चल रहे थे, सब नेताओं को पकड़ लिया जाता है। पहला तो मैंने इसलिए लिख दिया कि ये सबसे पहले अली बंधु को गिरफ्तार किया जाता है। फिर इसके बाद में आपका जवाहरलाल नेहरू, आपके जो है सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, विट्ठल भाई पटेल, जितने भी सब लोगों को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाता है। अब बंद कर दिया जाता है तो गांधी जी कहते हैं, रीडिंग को एक पत्र लिखते हैं, गांधी जी रीडिंग को एक पत्र लिखते हैं, कहते हैं कि अगर हमारे नेताओं को नहीं छोड़ा गया, हमारे नेताओं को नहीं छोड़ा गया, जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, तो हम जो है एक बहुत बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने वाले हैं बारदोली से। कहाँ से? बारदोली से। बारदोली से हम बहुत बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने वाले हैं। तो इन्होंने जो है एक तारीख क्या थी जरा बताना? 1 फरवरी, हाँ 1 फरवरी ये तारीख हालांकि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया था 1 फरवरी 1922 को। 1 फरवरी 1922 को इन्होंने कहा कि मैं भारत में एक असहयोग के साथ साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो इन्होंने किसको लिखा पत्र? रीडिंग को। रीडिंग दमन कर रहा था, सभी नेताओं को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। तो लेकिन इसी दौरान 5 फरवरी का एक डेट आता है, 5 फरवरी 1922, और ये है चौरी चौरा आपका गोरखपुर के पास में। ठीक है, यहाँ पर है चौरी चौरा। क्या है? चौरी चौरा। ठीक, चौरी चौरा एक स्थान है, गोरखपुर में है चौरी चौरा। तो यहाँ पर जो है कुछ जो है विद्रोह, कुछ असहयोग आंदोलनकारियों का एक समूह था जो अपना नारेबाजी करता हुआ निकल रहा था। और उसी में होते नहीं कुछ लोग, पुलिस वाले जो है ऐसे डंडा लेके खड़े रहते हैं, कहते हैं जा रहा है, ऐसे कर दिया ऐसे ही। और उसमें जो है लाठी वाठी एक आध को मार दिया होगा। अब जब लाठी मार दिया, जो आगे जुलूस चली गई थी वो देखी, अरे हमारे भाइयों की तो पीट दिया किसी ने। तो वो सब वापस लौट कर लाठी पर डंडा पत्थर लेकर आए, और पुलिस वाले थे झुंड बना के भाग गए। कहाँ? थाने में घुस गए। कहीं हमारा क्या कर सकते हो? थाने में घुस गए और अंदर से बंद कर लिया कुंडी। कहे अब आओ, अब देखते हैं कैसे मारोगे हमको। कहे अच्छा बताते हैं। एक कहा ला रे मिट्टी का तेल। अब बाहर से ताला लगा दिया, बाहर से ताला लगा दिया, डाला मिट्टी का तेल और जो है लगाया आग लुक्की में, घुसेड़ दिया, ले पकड़ो अब बताओ। तो ऐसे करके 22 जो है सिपाहियों को भून दिया, थानेदार सहित 22 लोग उसमें क्या हो गए? भुन गए, जल गए, जिंदा ही जला दिया गया। कब की घटना थी? 5 फरवरी की। इसी घटना को कहते हैं चौरी चौरा की घटना। 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई। इसी घटना को कहते हैं चौरी चौरा की घटना। और इस घटना से ही आहत हो करके गांधी जी, जिन्होंने लेटर लिखा था 1 फरवरी 1922 को, रीडिंग को पत्र लिखा था, कहाँ से? बारदोली से बैठ करके पत्र लिखा था। प्रश्न यहाँ से आता है, बारदोली से बैठकर पत्र लिखा था रीडिंग को कि रीडिंग महोदय, हमारे राजनीतिक नेताओं को छोड़ दो, नहीं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन और लगानबंदी आंदोलन शुरू करने वाले हैं, भाई समझ लो। लेकिन इसी बीच जो है ये दुर्घटना हो जाती 5 फरवरी 1922 की। और गांधी जी का आंदोलन कैसा था? अहिंसात्मक। कैसा आंदोलन था? अहिंसात्मक, जिसमें हिंसा नहीं देखनी चाहिए, जिसमें हिंसा नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि भैया अब हमको आनंद फानन में आंदोलन को बंद करना पड़ेगा। तो आनंद फानन में बंद करने के लिए 12 तारीख की दिन थी, 12 तारीख 1922 को बारदोली में ही कांग्रेस की एक मीटिंग गठित करते हैं। कांग्रेस की मीटिंग में ही जो है इन्होंने आंदोलन को बंद करने का मोहर लगा दिया। तो 12 फरवरी 1922 की वो डेट थी जिस दिन आंदोलन को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा, 12 फरवरी 1922 आंदोलन खत्म। तो आंदोलन इस तरीके से खत्म हो गया। तो कुछ लोगों की जो है प्रतिक्रिया आई, कुछ लोगों की, जैसे उसी प्रस्ताव में वहीं पर बारदोली में ही डॉक्टर मुंजे, उन्होंने निंदा प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने गांधी इस प्रस्ताव को, इस आंदोलन को बंद करने के लिए एक निंदा प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया। तो निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके अलावा बड़े बड़े लीडर्स जो थे, जिनको पता चला जेल में बंद थे, उन्होंने तुरंत इसके विरुद्ध में अपनी अपनी बातें कही। जैसे उसमें एक कहने वाले थे जो है लाला लाजपत राय। इन्होंने कहा कि एक छोटे से क्षेत्र में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो संपूर्ण देश को जो है दंडित करना कहाँ का न्याय है?
किसने कहा? लाला लाजपत राय ने, कि एक छोटे से क्षेत्र में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके मतलब उसके एवज में पूरे देश को दंडित करना कहाँ का न्याय है ये? तो ये कहा किसने? लाला लाजपत राय। और इसके अलावा जो है एक थे आपके सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब ये राष्ट्रीय आंदोलन अपने पीक पर था, उफान पे था, लोगों के अंदर जोश भरा हुआ था आंदोलन के प्रति लेकर के कि अब हम भारत से अंग्रेजों को भगा कर मानेंगे, और उस दौरान एकाएक अचानक जो है आंदोलन को स्थगित कर देना, बंद कर देना, ये किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं था। तो इसको राष्ट्रीय आपदा किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। तो प्रश्न यहाँ से बनते हैं, असहयोग आंदोलन बंद करने पर उसके राष्ट्रीय आपदा कहकर संबोधित किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो अब देखो यहाँ पर गांधी जी की थोड़ी सी लोकप्रियता नेताओं में, जनता के बीच थोड़ी सी कम हुई थी। इसी चीज़ का फायदा उठाता है रीडिंग। कौन उठाता है फायदा? रीडिंग। और उसको गिरफ्तार करवा लिया जाता है गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है। गांधी जी को गिरफ्तार करके 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब? 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार करके और ले जाया जाता है ब्रूमफील्ड के अदालत में। कहाँ ले जाया जाता है? ब्रूमफील्ड के अदालत में। 18 मार्च ब्रूमफील्ड की अदालत चल रही होती है। 18 मार्च 1922 18 मार्च 1922 को ब्रूमफील्ड के, नाम नोट कर लो, क्या नाम था? ब्रूमफील्ड। तो ब्रूमफील्ड एक जज था। क्या था? जज था। तो ब्रूमफील्ड की अदालत में 18 मार्च 1922 को गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है। कितने वर्ष की? 6 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है कि भारतीय जनता को बरगलाया इन्होंने देशद्रोह का काम किया है, इसलिए इनको 6 वर्ष की। यहाँ से प्रश्न बनता है, कितने वर्ष की सज़ा सुनाई गई? 6 वर्ष की। किसकी अदालत में? ब्रूमफील्ड की अदालत में। तो 6 वर्ष की सज़ा तो सुना दी गई। गांधी जी को कैद करके डाल दिया गया पुणे के येरवदा जेल में। कहाँ पर? पुणे के येरवदा जेल में। इनसे बड़ा प्यार था, नाता था, तो येरवदा जेल में भेज दिया गया। कहाँ पर? पुणे के येरवदा जेल में। लेकिन गांधी जी बेचारे वो तो समझ रहे थे ज़्यादा 6 वर्ष तो बहुत लंबा समय है, जेल में अगर 6 वर्ष रह गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने बहाना किया, बीमार होने लगे, खाना पीना बंद कर दिया, और बीमार अब 4 लोग मिल करके उठा रहे हैं तो वहाँ देखने ये जो है बुढ़ऊ तो बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, अगर मरमुरा गए तो जनता पूरी विद्रोह कर देगी, फिर हमको आज ही बुरिया बिस्तर लेकर भागना पड़ेगा अंग्रेजों को। तो उन्होंने कहा भैया इनको छोड़ दो जल्दी से। तो इनको क्या कर देते हैं? 1924 में रिहा कर देते हैं। 1924 में रिहा कर देते हैं। इनकी जो है अभी 1922 में ही 18 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था। 1924 में इनको क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। फरवरी 1924 में इनको छोड़ दिया गया। 2 ही साल के अंदर ही इन्हें रिहा कर दिया गया। 6 वर्ष नहीं पूरा हुआ, अब रिहा कर दिया गया। तो गांधी जी उसी दौरान बेलगांव, कर्नाटक में एक स्थान है, क्या? बेलगांव। तो बेलगांव में दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। दिसंबर 1924 में। कब होता है? दिसंबर 1924 में बेलगांव का वार्षिक अधिवेशन होता है। किसका? कांग्रेस का। तो इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? गांधी जी। तो गांधी जी एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता करने, मतलब एकमात्र अध्यक्ष एक बार ही बनने वाले थे। कहाँ पर? बेलगांव में। तो एक ही बार गांधी जी सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष बने हैं। किसके? कांग्रेस के। वो भी कहाँ पर? बेलगांव में, कर्नाटक के बेलगांव में। और जो है कब? 1924 वाले वार्षिक अधिवेशन में। तो इस तरीके से ये पूरा क्या था? असहयोग आंदोलन की पूरी जो है कहानी थी। इस तरीके से यह असहयोग आंदोलन भारत में चला और ख़त्म हुआ। ठीक, हमको लगता है क्लास काफ़ी लंबी हो गई है।